वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 टिश्यू इन एक्शन के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड्स रिपीटेडली, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ देयर सेल्स अलाउ देम टू डू दिस। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं जो रेगुलर बेसिस पे डिवाइड करते रहते हैं, रिपीटेडली डिवाइड करते रहते हैं, तो उनकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिस वजह से वो डिवाइड कर पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे पास हैं कि दे हैव थिक वॉल्स फॉर प्रोटेक्शन। उनका जो वॉल होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, वो वॉल बहुत ज़्यादा थिक होता है, इस वजह से ऐसा कर पाते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि दे कंटेन लार्ज वैक्यूल्स एंड स्टोर न्यूट्रिएंट्स। दूसरा ऑप्शन कहता है कि उनके पास बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं, जिस वजह से वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिपीटेडली डिवाइड कर पाते हैं। ये सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन कहता है कि दे हैव थिन वॉल्स, डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। उनके पास थिन वॉल है, यानी कि पतला शीट के जैसा वॉल है, डेंस साइटोप्लाज्म है और लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। तीसरा ऑप्शन कहता है। चौथा ऑप्शन ये कहता है कि दे आर फंक्शनली डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो ये तो आप सभी जानते होंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिपीटेडली डिवाइड कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास थिन वॉल्स होते हैं और डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, जिस वजह से वो अच्छी तरीके से रिपीटेड वे में डिवाइड कर पाते हैं। तो फर्स्ट का ऑप्शन होगा 3। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ प्लांट इज अनेबल टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट, विच टिश्यू इज मॉल फंक्शनिंग। प्लांट में वो कौन सा टिश्यू है जब वो मॉल फंक्शनिंग करने लगेगा, यानी कि ठीक से काम नहीं करेगा, लीव से रूट तक खाना नहीं पहुंचेगा, तो कौन सा टिश्यू इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो ऑप्शन है हमारे पास जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस और स्क्लेरेन्काइमा। इन चारों ऑप्शंस के बारे में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो जाइलम होता है हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, फ्लोएम होता है हमारे पास फूड ट्रांसपोर्ट के लिए, और एपिडर्मिस तो आप जानते ही हैं कि ये एक लेयर होता है सेल के अंदर। फिर उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा जो है, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा, ये सब तो टाइप्स ऑफ टिश्यू हैं। ठीक है, तो स्क्लेरेन्काइमा तो किसी भी हालत में होगा नहीं। एपिडर्मिस भी नहीं हो सकता है, बिकॉज एपिडर्मिस जो होता है वो कवरिंग देने में हेल्प करता है, ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में, मतलब एक लेयर का काम करता है, तो ये तो हो नहीं सकता। और रही बात जाइलम की, तो जाइलम जो होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट पे हेल्प करता है, और यहाँ बोल रहा है फूड की, फूड से रिलेटेड बात हो रही है, तो इस वजह से सेकंड का, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा सेकंड, यानी कि फ्लोएम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इपिथेलियल टिश्यू जो एनिमल के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, उसमें इपिथेलियल टिश्यू जो है वो सिर्फ एक सिंगल लेयर का और या फिर फ्यू सेल्स थे कि एक लेयर का या एक से अधिक लेयर का क्यों होता है, इसके पीछे का हमें रीज़न बताना है। तो ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन है कि जो लेयर्स होते हैं वो एक लेयर होता है या एक से अधिक लेयर इस वजह से होता है ताकि वो फूड को अच्छी तरीके से इफ़ेक्टिवली, इफ़िशिएंट वे में फूड को स्टोर कर पाए। पहला ऑप्शन ये कहता है। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर पाए, किसको? तो सेल्स को, ताकि वो अच्छी तरीके से जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना उन्हें प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कहता है कि वो क्विक एक्सचेंज करा पाए मटेरियल्स को आउटसाइड द इन्वायरमेंट और इनसाइड द इन्वायरमेंट ऑफ द सेल। चौथा ऑप्शन कहता है कि टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में ये जो सेल्स के लेयर होंगे ना वो हेल्प करेंगे। तो सीधे सीधे इसका आंसर है ऑप्शन 3 का आंसर होगा कि ये टू अलाउ क्विक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस दैम, आसानी से। देखिए इपिथेलियल टिश्यू तो ये हम जानते हैं कि वो लेयरिंग जो होता है, कवरिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, तो वो एक लेयर का हो या एक से अधिक लेयर का हो, उसका काम ही रहेगा कि वो इंटरनल इन्वायरमेंट जो है, सेल के अंदर का इन्वायरमेंट को और आउटसाइड इन्वायरमेंट के बैलेंस को मेंटेन कर पाए। अब यहाँ पे वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को ना अच्छी तरीके से रेगुलेट कर पाएगा कि बाहर जो यूज़फुल मटेरियल्स हैं आउटसाइड द इन्वायरमेंट, उसको वो सेल के अंदर एंट्री करा पाएगा, और जो इनसाइड में वेस्ट मटेरियल्स हैं वो बाहर आसानी से निकल पाएंगे। इसी वजह से कई सेल्स में सिंगल लेयर होता है और कुछ ऐसे सेल्स हो जाते हैं जहाँ पे हमें थिक लेयर भी देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो जाएगा 3, टू अलाउ क्विक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस देम। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यू कैन परफॉर्म दीज 2 जंप्स। यहाँ आप देख सकते हैं फिगर 3.21, ये फिगर 3.21 है। यहाँ पे 2 पोस्चर्स हमारे पास दिए गए हैं, जंपिंग के 2 पोस्चर्स हैं, ठीक है। अब जो स्ट्रेट लेग जंप है ये क्या कह रहा है कि कीप नीज एंड एंकल स्टिफ। आप अपने घुटनों को और अपने एंकल्स को स्टिफ रखिए, ठीक है। नॉर्मल जंप क्या कह रहा है कि बेंड नी एंड एंकल नेचुरली। नॉर्मली आप अपने नीज को, अपने घुटनों को बेंड करिए और अपने एंकल को भी नेचुरल वे में बेंड करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, हाउ डिड योर एंकल, कैसे आपका जो एंकल है, आपका जो नी है, आपका जो हिप का पोजीशन है वो डिफर करेगा इन 2 जंप्स में, ठीक है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे कि स्ट्रेट लेग जो जंप है, ये जो स्ट्रेट लेग जंप है, नीज एंड एंकल रिमेन स्टफ वाइल द हिप बेंड लेग्स। जो नीज और एंकल्स हैं, नीज और एंकल जो है वो एक जैसे ही रहेंगे, स्टफ रहेंगे, और वहीं जो हिप है वो हल्का सा बेंड लेस, बहुत ही कम बेंड होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट लेग जंप। अब नॉर्मल जंप देखते हैं। नॉर्मल जंप में क्या होगा कि नीज और एंकल जो है ना वो बेंड करेंगी नेचुरली वो बेंड करेंगी, और जो हिप है वो बेंड करेगा मोर एंड हेल्प जनरेट फोर्स। जब वो हिप पे जोर लगाएगी तब जाकर के, मतलब ये फिगर में जो गर्ल है वो जब अपने हिप पे बेंड लगाएगी ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर करेगी, जनरेट करेगी फोर्स, तब जाकर के वो बेंड कर पाएगी। तो यही डिफरेंस है स्ट्रेट लेग जंप और नॉर्मल जंप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि विच टाइप ऑफ जॉइंट इज इन्वॉल्व व्हेन यू बेंड योर नीज एंड एंकल। जब आप अपने घुटनों को और अपने एंकल्स को बेंड करते हैं, यानी कि झुकाते हैं, तो कौन सा जॉइंट जो है इस काम में इन्वॉल्व होता है। तो इस काम में इन्वॉल्व होता है हमारा हिंग जॉइंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस A, B, C, D चूज द करेक्ट ऑप्शन एज गिवन बिलो। ये 4 हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 का ये 2 पार्ट है, हमें इन दोनों पार्ट्स को पढ़ना है और इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि ये असर्शन और रीज़न टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, इसमें हमें असर्शन पढ़ना है और वो जो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं ये हमें बताना है, ठीक है। तो पहला असर्शन है हमारा कि इपिथेलियम इज़ वेल सूटेड फॉर एक्सचेंज गैस इन लंग्स। जो इपिथेलियल है हमारे पास, इपिथेलियल टिश्यू किस काम आता है, तो ये हमारी गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ हमारे सेल्स को कवरिंग प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन कह रहा है कि इपिथेलियल इज़ वेल सूटेड फॉर गैस एक्सचेंज इन लंग्स। लंग्स में गैसियस एक्सचेंज करने में जो इपिथेलियम है ये बेहतरीन सूट होता है, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ टॉल सेल्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि इपिथेलियल जो टिश्यू है उसमें टॉल सेल्स प्रेजेंट होते हैं दैट स्लो डाउन डिफ्यूजन, जिस वजह से डिफ्यूजन का रेट कम हो जाता है, इसी कारण से वो गैसेस एक्सचेंज कर पाते हैं लंग्स में। तो इसका आंसर सीधे सीधे ये होगा, ये तो हम जानते ही हैं कि जो इपिथेलियल टिश्यू है ना, इपिथेलियल टिश्यू वो कवरिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करता है और गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। तो असर्शन तो हमारा सही है, लेकिन रीज़न सही इसलिए नहीं है बिकॉज इसमें टॉल सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं और ना ही स्लो ये डिफ्यूजन के रेट को ये स्लो डाउन भी नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा कि असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीज़न फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर ए का आंसर होगा 3 वाला ऑप्शन, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 की असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, ठीक है। अब पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी क्या कह रहा है कि कार्डियक मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली विदाउट फटीग। कार्डियक मसल जो है, ये तो बिल्कुल सही बात है कि कार्डियक मसल जो है वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं और जिस वजह से वो फटीग जो है ना, बिना फटीग के वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं और इसी कारण से जो हमारा ब्लड फ्लो होता है, जितने भी हमारे हार्ट के फंक्शंस होते हैं ना, वो ईजिली परफॉर्म हम कर पाते हैं, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या दे रहा है, रीज़न ये कह रहा है कि कार्डियक मसल सेल्स हैव हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड एबंडेंट ब्लड सप्लाई। ये
एकदम करेक्ट बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस वजह से काम आता है, तो एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, और ये एनर्जी गिविंग टू द सेल है। तो कार्डियक मसल्स के पास हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और अबंडेंट ब्लड सप्लाई भी कर पाता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन नंबर बी का आंसर होगा फर्स्ट, और ऑप्शन ए का आंसर क्या था? थर्ड, कि असर्शन ट्रू था और रीज़न जो है वो फॉल्स था। तो ये हमारे 6 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब सी देखते हैं। असर्शन कह रहा है टेंडन्स कनेक्ट बोन टू बोन एंड अलाउड जॉइंट मूवमेंट। ये असर्शन है कि टेंडन जो होता है वो कनेक्ट करता है बोन टू बोन और जॉइंट्स के मूवमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। रीज़न क्या है इसका? रीज़न कह रहा है कि टेंडन आर मेड अप ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रांसमिट फोर्स फ्रॉम मसल टू बोन। ये तो सही है कि टेंडन जो होता है ना वो टफ कनेक्टिव टिश्यू है और वो ट्रांसमिट करता है फोर्स को मसल से बोन तक। ये ध्यान दीजिएगा, मसल से बोन तक करता है, क्योंकि टेंडन जो होता है ना, वो टेंडन एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मसल्स को किससे कनेक्ट करता है? बोन से। और बोन टू बोन कौन कनेक्ट होता है? तो वो होता है लिगामेंट। लिगामेंट जो होता है ना वो बोन टू बोन कनेक्ट करता है। तो इस वजह से असर्शन जो है वो गलत है और रीज़न जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन सी का आंसर होगा 4 कि असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू, ठीक है। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है। डी कह रहा है कि असर्शन जो है इन अ हिंग जॉइंट मूवमेंट अकर्स प्राइमरीली इन वन प्लेन। हिंग जॉइंट है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हिंग जॉइंट जो है उसमें मूवमेंट जो होता है वो वन प्लेन में होता है। ऐसा असर्शन का कहना है कि मतलब हम एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में हम मूवमेंट कर सकते हैं, ऐसा असर्शन कह रहा है, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या दिया गया है? ऑन एंड्स आर शेप्ड टू अलाउ स्लाइडिंग इन ऑल डायरेक्शन। जो बोन है ना, बोन का जो एंड होता है ना, बोन का ये एंड जो है ये कुछ इस तरीके से शेप किया गया है कि ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि असर्शन जो है ना वो करेक्ट है। अब कैसे करेक्ट है वो मैं आपको बताती हूँ कि असर्शन कह रहा था हमारा कि हिंग जॉइंट जो होता है वो मूवमेंट कर सकता है वन प्लेन में, ठीक है। तो इस वजह से हमारा असर्शन सही हो गया। रीज़न क्या कह रहा है कि बोन का जो लास्ट का एंड होता है वो किसी भी डायरेक्शन में स्लाइड करने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ समझिए कि जो हिंग जॉइंट होता है ना वो मूवमेंट को अलाउ करता है एक प्लेन में, ठीक है, और जो बोन के एंड्स होते हैं ना वो इस तरीके से शेप होते हैं कि वो हर डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं। अब देखिए कि एग्जांपल के तौर पे समझिए, जो हमारी घुटने की हड्डी होती है वो क्यों नहीं हर डायरेक्शन में मूव कर जाती है? क्यों मूव नहीं कर जाती है? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। या फिर जो हमारे एल्बोज़ हैं यहाँ पे भी तो जॉइंट है, तो ये क्यों नहीं एक जगह मूव कर जाता है? तो जो बोन्स बनाए गए हैं ना, 1 to 1 जो बोन का कनेक्शन होता है ना वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइंड होता है कि वो पर्टिकुलर वन प्लेन मूवमेंट ही कर सके, ठीक है। अब हमारे एंकल्स की जो हड्डियाँ होती हैं, कुछ ऐसी हड्डियाँ होती हैं ना जो ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली किसकी बात की गई है? तो हिंग जॉइंट की बात की गई है। बाकी जो अदर जॉइंट्स होते हैं सच एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स एंड मैनी अदर जॉइंट्स, तो वो सब अपने डायरेक्शन के हिसाब से, अपने मूवमेंट के हिसाब से ना प्लेन डिसाइड करते हैं। यहाँ हिंग जॉइंट की बात की जा रही थी, इस वजह से यहाँ वन प्लेन में मूवमेंट होगा, नॉट इन ऑल डायरेक्शन। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब 7 क्वेश्चन से ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।